इस चुनाव में एक तरह से उसके तेजस्वी जी और आरजेडी के विरोध में बोलकर भी उन्होंने केवल और केवल यह प्रयास किया कि एनडीए के वोट को किस तरह से बांटा जाए। इन लोगों ने जिस तरह से वोट चोरी का आरोप लगाकर तरह तरह की बातें की चुनाव के दौरान, जब चुनाव परिणाम आया तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी ने उसको देखने की भी जहमत नहीं उठाई। मुझे लगता है कि असली हकीकत यह है कि लाख प्रयास के बाद भी कोई नया समाज, कोई नया वर्ग समाज का तेजस्वी जी के साथ नहीं जुड़ सका, महागठबंधन के साथ नहीं जुड़ सका। उरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरएलएम के प्रवक्ता नितिन भारती जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार को लेकर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में चर्चाएं तेज हो गई है हिजाब को लेकर कि नीतीश कुमार की मानसिक तबियत जो है अब वो ठीक नहीं है, लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार आने वाले समय में 11वीं बार शपथ लेंगे? देखिए, ऐसा है, आपके सवाल में ही बड़ा कंट्रोवर्शियल है और कंट्राडिक्टरी भी है। जी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि विपक्ष नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 11वीं बार शपथ लेंगे, तो किसके साथ लेंगे? विपक्ष कोई और है क्या? ये वही सवाल उठाने वाले लोग हैं ना। जी। असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। जिस तरह का जन समर्थन, जिस तरह का जनादेश इस बार एनडीए सरकार को प्राप्त हुआ है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इनके पास कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है। इसलिए इन विषयों को उठाकर और अपनी हताशा को छिपाने की कोशिश है। हमारे विपक्ष के नेता तो विदेश यात्रा पे हैं, उनको अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहने की जरूरत थी आज के समय में, जब लोग हताश हैं। लोग तो 18 तारीख को उनको शपथ ग्रहण की बात कर रहे थे। देखिए, इसलिए मैं ये कहता हूं कि नीतीश कुमार जी जिस कद के नेता हैं, इस तरह की चर्चाओं में उनको इन्वॉल्व करके उनके कद का क्या सम्मान किया जा रहा है? बिहार के, नए बिहार के वो शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा मैं उनको कहता हूं नए बिहार के संदर्भ में यदि बात की जाए तो। ऐसे में इस कद के नेता के साथ इस तरह की चर्चा में उनके नाम को इन्वॉल्व करना उनके कद के साथ सीधे सीधे एक तरह से अन्याय है और बिहार के विकास में उनके योगदान का भी अपमान है। जी। सर, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से बॉलीवुड की एक्ट्रेस से लेकर तमाम वो बड़े नेता हैं जो नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं कि महिलाओं का सम्मान तो नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने ये जो हिजाब वाला प्रकरण किया है उसको लेकर नीतीश कुमार जो है महिलाओं का सम्मान नहीं अपमान कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि हिजाब को लेकर पूरे विश्व में, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में और खास तौर पर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर भी ये चर्चा का विषय है। अब इसको लेकर जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम समाज है उसके मन में एक अलग राय है। तो यह तो विचार और विमर्श का विषय है, इसमें आरोप प्रत्यारोप का तो विषय होना नहीं चाहिए। देखिए, मैं किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के मकसद से कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जब कोई संदर्भ सामने आता है तो उसको ओपन माइंड से सोचने और समझने की जरूरत होती है। और जहां तक इस पूरे प्रकरण का मामला है, यदि कोई आदरणीय नीतीश कुमार जी की इंटेंशन पर कोई सवाल उठाने की कोशिश करता है तो या तो उन्होंने नीतीश कुमार जी के महिला सशक्तिकरण के कार्यों के विषय में उनको ज्ञान का अभाव है, या एक तरह से कहिए कि वो नकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। हमने देखा है कि किस तरह से बिहार के संदर्भ में, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण का विषय हो या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए साइकिल योजना हो, वस्त्र योजना हो और तमाम चीजें जो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर काम किया गया है बिहार में। आपने देखा कि रोजगार में किस तरह से महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। इन तमाम चीजों का यदि आप एक तरह से आकलन करेंगे तो नीतीश कुमार जी के योगदान की सराहना की जानी चाहिए। और इसके अलावा आपने शराबबंदी को लेकर भी कई बार इस बात को सुना है कि नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों की इस मांग को कैसे तुरंत हाथों हाथ उसको पूरा किया। तो इन सब चीजों का आकलन करने के बाद यदि महिलाओं के संदर्भ में नीतीश कुमार जी के कामों को नजरअंदाज करके इस तरह की बातें की जा रही हैं तो निश्चित रूप से ये हताश विपक्ष का लक्षण है और कुछ नहीं। सर, लेकिन वो महिला डॉक्टर ने भी ये साफ कर दिया है कि वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगी और कहीं न कहीं वो भी कह रही थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से जो प्रकरण है वो हो सकता है। देखिए, इस पूरे विषय को ठीक से आकलन करने की जरूरत है, उन्होंने किस संदर्भ में क्या कहा है। जब तक इस संदर्भ में सीधे उनसे बातचीत नहीं हो जाती है, सूत्रों के हवाले से जो चलने वाली खबरें हैं उस पर हम लोग यकीन नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि
कौन सी अभ्यर्थी किस रूप में क्या कह रही है, इसका भी आकलन करने की जरूरत है। मैं उनकी भावना का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी जिस कद के नेता हैं, उनको इस तरह की विमर्श में घसीटने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बार विपक्ष की हार हुई है, वो भी जानबूझकर इस विषय को तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अगला सवाल ये कि जिस प्रकार से लगातार आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस मतलब कि प्रशांत किशोर की मुलाकात कांग्रेस के वरीय नेता से होती है, उसके बाद लगातार बिहार में ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि अब तेजस्वी यादव आगे क्या करेंगे, यानी कि कांग्रेस जो है वो तेजस्वी यादव से मुंह मोड़ने में लगी हुई है। कैसे देखते हैं, क्या विपक्ष आने वाले समय में बिहार में कमजोर हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि लोगों ने तीसरा विकल्प के रूप में प्रशांत जी को लाने की कोशिश की, और खासतौर पर मीडिया में भी इसकी चर्चा लगातार बनाए रखी गई। मैं तो हमेशा ये कह रहा था कि प्रशांत किशोर जी का मूल उद्देश्य ही, जिसको 2015 में उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया, उस समय उसकी शिक्षा पर उनका कोई सवाल नहीं था, लेकिन इस चुनाव में एक तरह से उसके तेजस्वी जी और आरजेडी के विरोध में बोलकर भी उन्होंने केवल और केवल यह प्रयास किया कि एनडीए के वोट को किस तरह से बांटा जाए। तो अगर कोई यह सोच रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो कोई अलग यूनिट हैं, तो मैं उनको महागठबंधन का ही एक हिस्सा मानता हूं। तो महागठबंधन के दलों से उनकी मुलाकात हो रही है, तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है इसमें। लेकिन सर, कुछ नेताओं का बयान ऐसा आया है कि कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अब जो तेजस्वी यादव हैं या प्रशांत किशोर हैं, जो कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव सरकार को आईना दिखाएंगे, लेकिन अब तेजस्वी यादव 2 दिन सदन में रहे, उसके बाद 3 दिन तक सदन में पहुंचे नहीं, और उसके बाद अभी तक कैमरे पर से तेजस्वी यादव नहीं आए हैं। अब ये तो वही बेहतर जवाब दे सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता का पद भी संवैधानिक पद है, उसके साथ भी कई उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं। और खास तौर पर इस चुनाव में भी इन लोगों ने जिस तरह से वोट चोरी का आरोप लगाकर तरह तरह की बातें की चुनाव के दौरान, जब चुनाव परिणाम आया तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी ने उसको देखने की भी जहमत नहीं उठाई। आपको याद होगा, कपिल सिब्बल जी के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान बिल्कुल। उन्होंने फिर से वोट चोरी का मामला उठाया, ईवीएम का मामला उठाया। वो ये बात भूल गए कि जब उन्होंने अगर इस परिणाम को ध्यान से देखा होता, दीपक जी, तो आप ये देखेंगे कि कम से कम 100 सीटें ऐसी हैं जहां 2020 के चुनाव से इस बार महागठबंधन के दलों को ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त हुआ है। और यदि 4% या उससे ज्यादा मत प्रतिशत की चर्चा आप करेंगे, तो लगभग 63 सीट्स ऐसी हैं, जी। तो जिसमें 36-37% से लेकर 14, 15, 16, 17, 18 से लेके 4% तक एक्स्ट्रा वोट मिला। तो क्या वोट चोरी के बाद इस तरह का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है? मुझे लगता है कि असली हकीकत यह है कि लाख प्रयास के बाद भी कोई नया समाज, कोई नया वर्ग समाज का तेजस्वी जी के साथ नहीं जुड़ सका, महागठबंधन के साथ नहीं जुड़ सका, क्योंकि लोगों ने बांटने और राज करने की उनकी नीति को सिरे से खारिज कर दिया। मतलब आप। जी। आपने देखा होगा कि मोकामा में उनके ही समाज के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, और उस लाश पर राजनीति जिस तरह से करते हुए अगड़ा पिछड़ा पिछड़ा करने की कोशिश की गई। इसके जी। अलावा माफ कीजिएगा, इसके अलावा जो अन्य घटनाएं भी हो रही थी उस दौरान, वो जब उनके कई नेताओं ने भूरा बाल साफ करो वाले नारे को फिर से याद किया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को अपनी राजनीतिक गतिविधियों की पूरी समीक्षा करनी चाहिए, अपने दल की समीक्षा करनी चाहिए, और अपने बुजुर्ग नेता आदरणीय शिवानंद तिवारी जी की बात पर भी अमल करनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि यह एक माकूल समय था जब वो अपने साथ, अपने लोगों के साथ बैठते और समीक्षा करते। अब विदेश यात्रा का उन्होंने ऑप्शन चुना है, ये तो वही बता सकते हैं कि यह क्यों जरूरी था। तो सर, कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव से एमओआई समीकरण जो है वो छिटक चुका है? देखिए, इस बार के चुनाव को यदि आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि नए समाज को जोड़ने से कहीं ज्यादा उनकी कोशिश अपने वोट को बचाने की ज्यादा थी। आपने देखा होगा कि किस तरह से चुनावी रैलियों में सारी मर्यादाओं को लांघकर वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तो वही बनने वाले हैं, और वो एक एक आदमी तो उप मुख्यमंत्री बन के भी घूम रहा था। तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की चीजें हो सकती हैं? चुनाव परिणाम से पहले क्या किसी को इस तरह से बोलना शोभा देता है? आपको याद होगा कि एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उनके परम मित्र ने शपथ ग्रहण की तारीख भी तय कर दी थी। तो मुझे लगता है कि ये सब बिल्कुल। कुछ, जो कुछ भी हो रहा है, इसको जनता ने बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया है। और इसीलिए इस पर मैं कहता हूं कि, और केवल मेरा ही नहीं कहना, आरजेडी के तमाम वरिष्ठ नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का भी ये कहना है कि इस सब सारी विषयों पर
विस्तृत समीक्षा की जरूरत है। और समीक्षा के नाम पर क्या हुआ दीपक जी, आपने देखा समीक्षा के नाम पर थोड़ी देर एक बैठक चली जिसमें परिवार के सारे लोग जमा हुए और तेजस्वी जी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया। इसके अलावा कोई चर्चा वहां से नहीं हुई। तो इससे इनके राजनीतिक परिपक्वता का भी पता चलता है और सीरियसनेस का भी पता चलता है। और दोनों ही जगह ऐसी ही स्थिति है। राष्ट्रीय स्तर पर इस गठबंधन का नेतृत्व करने वाले चाहे राहुल गांधी जी हों या प्रदेश स्तर पर तेजस्वी यादव जी हों, इनके लिए विदेश यात्रा ज्यादा जरूरी है, समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। और समीक्षा के नाम पर क्या हुआ, एक ने पॉडकास्ट पे बैठकर वोट चोरी फिर से कर दी, दूसरे ने रामलीला मैदान में वोट चोरी कर दी। और हकीकत क्या है दीपक जी, आप देख रहे हैं सदन में भी आपने देखा होगा, उनके अपने इंडिया गठबंधन के फोल्डर्स के विभिन्न दलों ने अब इस मुद्दे से ही किनारा करना शुरू कर दिया है। तो ये तो समीक्षा का विषय है, इस पर गंभीरता से उनको विचार करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर लगता है कि इसी मुद्दे पर इनको आगे का भी सफर तय करना है तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं, हमारे लिए क्या दिक्कत है। अब वोट चोरी का नाम जाप करते रहें। और जिस तरह से कल जो घटना हुई है सदन में, आपने भी देखा होगा दीपक जी, जिस तरह से बिल फाड़े गए, और ये घटना पहली बार तो नहीं हुई है। राहुल गांधी जी ने भी एक बार कैबिनेट का नोट फाड़ दिया था, आपको याद होगा, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ डिसीजन लिए थे जी। तो इस तरह की घटनाएं साफ साफ इशारा करती हैं कि कोई विजन नहीं है विपक्ष के पास, और इसीलिए इस तरह की हरकतें बढ़ती जा रही। सर, हमने तो विपक्ष की बात कर ली, लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, खासकर आपकी पार्टी और चिराग पासवान जी की पार्टी की बात करें, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आरएलएम में वरीय नेता जो हैं चिराग पासवान के, इनके वाजपेयी और कई बड़े नेता जो है वो शामिल हुए। उसके बाद बिहार में लगातार ये चर्चाएं तेज हो गई कि आने वाले समय में आरएलएम के भी अगर नेता चिराग के पार्टी में जाते हैं तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा, कोई ये बड़ा सवाल नहीं होगा। देखिए ऐसा है कि मीडिया में जिस तरह की खबरें चल रही हैं, देखिए खबरें चलाना अपने आप में सबकी स्वतंत्रता है। कल परसों ही एक निजी चैनल पर एक डिबेट में मैं बैठा था और यही सवाल वहां भी उठाया गया। वहां पर एलजेपीआर के प्रवक्ता भी मौजूद थे। हमने ये कहा कि ये सवाल यदि आप आरएलएम के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप एलजेपीआर के प्रवक्ता से पूछिए कि हमारे विधायक इनके संपर्क में हैं या जाना चाहते हैं। और सिरे से एलजेपीआर के प्रवक्ता ने इस पूरी नीति का विरोध किया और खंडन किया इस बात का जिस तरह की मीडिया में बातें चल रही हैं। रह गई बात ए के वाजपेयी साहब की, यह नितांत व्यक्तिगत निर्णय है उनका। उन्होंने पार्टी से अलग होने का निर्णय कुछ अपनी निजी वजहों से किया है, या पार्टी के अंदर उनका जो भी विषय रहा, उन्होंने, आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात रखी है। मुझे लगता है कि वाजपेयी जी का विषय जितना एलजेपीआर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उतना मीडिया के कुछ घरानों के लिए जरूर महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि इसके आधार पर कुछ खबरें चलाई जा सके। मुझे कहीं से नहीं लगता कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय चिराग पासवान जी के बीच में इस तरह की कोई ऐसी मतभेद वाली बात है जिसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा कुछ होता तो निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट आता ऑफिशियल, लेकिन प्रवक्ता तो इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आता कि फिर ये जरूरत किसकी है। जरूरत तो ना आरएलएम की है ना एलजेपीआर की है, ये स्पष्ट है। तो जिसकी जरूरत है उसको मुबारक हो। और मुझे नहीं लगता कि, देखिए ऐसा नहीं है कि आरएलएम ने विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, एमपी को तोड़ने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, इस बात को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे एलजेपीआर हो चाहे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति हो, इन लोगों, हम इन दोनों ही यूनिट का यदि सबसे ज्यादा राजनीतिक हमला हुआ है तो इन्हीं दोनों यूनिट पर हुआ है। और इन्हीं की पार्टी को बार बार तोड़ने की कोशिश की जाती है, बार बार परेशान करने की कोशिश की जाती है, राजनीति समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात इस दोनों दल के बीच में किसी तरह के मतभेद की तरफ इशारा करती है। ये सब अफवाहबाजी है और इस पर मुझे नहीं लगता कि लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सर, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तब और तेज हो गई थी जब आप बीते दिनों ही आपके एक विधायक रामेश्वर महतो ने जिस तरीके से फेसबुक पर और ट्विटर पर ट्वीट किया और पोस्ट किया, उसके बाद जब ये प्रकरण हुआ उसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई कि आने वाले समय में क्या उपेंद्र कुशवाहा के विधायक इधर उधर होंगे। इसको लेकर क्या सोचते हैं सर? नहीं, मीडिया का मुझे समझ में नहीं आता कि थोड़ा सेलेक्टिव भी हो जाते हैं कभी कभी। विधानसभा परिसर में हमारे तीनों विधायकों ने जो स्टेटमेंट दिया था, क्या उसका कोई महत्व नहीं है? क्या प्रेम कुमार जी से मुलाकात भी हुई थी सर? ये भी आप जान रहे होंगे। निश्चित रूप से इसके लिए भी बिल्कुल स्पष्ट विषय है कि उस समय, जिस समय प्रेम कुमार जी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उसके बाद कई लोगों से उनकी लगातार मुलाकात हो रही थी। उसी दौरान काफी भीड़ भाड़ की स्थिति थी। जिन लोगों को पहले मौका मिला वो उन्होंने बाद में
वो तीन लोग पहले मिल पाए, और बाहर में रहते हुए भी हमारी मैडम स्नेहलता वहां तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि काफी भीड़ थी। अब इस विषय को भी मुझे मतलब सचमुच ये हताशा की ऐसी स्थिति हो गई है कि नॉन इशू को इशू, और मुझे तो इन सब चीजों पे सफाई देने भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कौन सा विषय है जिस पर सफाई देने के लिए? अब आप ये सोचिए कि यदि 95 या 75 85 विधायक अगर किसी दल के हैं तो क्या सब एक साथ ही मिलेंगे? तभी उनकी एकता का परिचय होगा। तो ये तो बहुत अजीबोगरीब बात है ना दीपक जी, इसका कोई जी मतलब नहीं है। और दूसरी बात जहां तक रह गई, लोग ये भूल जाते हैं कि दिनारा के विधायक ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक निजी चैनल पर अपनी बातें रखी हैं। जब लगातार आप हमारे विधायकों पर आरोप लगाते जाएंगे तो आखिर उनकी भी तो सीमा है चीजों को स्वीकार करने और बर्दाश्त करने की। उन्होंने उनको आकर सामने आकर कहना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मीडिया में गलत खबरें चलाई जा रही हैं। इसके बाद भी अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस आपने फेसबुक और ट्विटर एक्स पर, ट्विटर पर जी जो स्टेटमेंट की चर्चा की, वो पूरा का पूरा विषय आरजेडी से संबंधित है, और लगभग वही बात है जो शिवानंद तिवारी ने आरजेडी के विषय में कही, उसके नेतृत्व के स्वार्थ के विषय में कही। जो आदमी करप्शन के मामले में फंसा हो, इस बार चुनाव में क्या विषय था दीपक जी? दो ही विकल्प था ना। एक जी आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकल्प था और एक आदरणीय तेजस्वी यादव जी का विकल्प था। जनता ने यह असेसमेंट किया कि एक तरफ का विकल्प स्वार्थी है। स्वार्थ का मतलब विभिन्न तरह की भ्रष्टाचार के मामलों में यदि उनकी संलिप्तता है तो साफ साफ पता चलता है कि उस तरफ का नेतृत्व स्वार्थी है। यही चर्चा रामेश्वर जी ने अपने ट्वीट में और फेसबुक में कही है, इससे ज्यादा तो कुछ उन्होंने कहा नहीं। और साथ में उन्होंने कहा कि जनता जब यह देखती है तो निर्णय लेती है। आखिरी पंक्ति उनकी यहाँ से जिसका सीधा संदर्भ इस बात के विधानसभा चुनाव परिणाम से था। तो ये तो जी बहुत स्पष्ट है। जी जी, बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे भारत लाइव, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरएलएम के प्रवक्ता नितिन भारती सर मौजूद थे। बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।